नमस्ते दोस्तों। बुक स्मेल के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब लेकर आए हैं जो बताती है कि पैसा कमाने की सबसे बड़ी चाबी किसी रहस्यमयी फॉर्मूले में नहीं, बल्कि आपकी रोज की जिंदगी में छिपी है। वो आपकी सुबह की चाय नाश्ते में, ऑफिस की पानी की बोतल में और आपके मोहल्ले के छोटे से मोबाइल शॉप की खिड़की में मिल सकती है। पीटर लिंच की किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट का मैसेज इतना सीधा और ताकतवर है कि सुनकर हैरानी होती है। सोचिए, हम रोज वो चीजें देखते हैं जो हमारी जेब भर सकती थीं, लेकिन हम उन्हें निवेश की नजर से नहीं देख पाते। लिंच कहते हैं, यही अंधापन वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स और आम निवेशकों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। प्रोफेशनल्स मॉडल्स पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स एनालाइज करते हैं और नंबरों में उलझे रहते हैं, जबकि आप जो लोकल मार्केट में घूमते हैं, जो नए कैफे के बाहर लाइन देखते हैं, जो ऑफिस में साथियों को एक नया ऐप बार बार इस्तेमाल करते देखते हैं, आपके पास वो डायरेक्ट नॉलेज है जो किसी स्प्रेडशीट में नहीं आती। और यही नॉलेज अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप वही कर सकते हैं जो लिंच ने किया। छोटी छोटी नज़रों को पहचानना, उन पर रिसर्च करना, सही कीमत पर खरीदना और धैर्य रखकर शानदार रिटर्न कमाना। आज की यह ऑडियो समरी इसी बात पर फोकस करेगी कि कैसे एक आम इंसान जिसे फाइनेंस की डिग्री नहीं और न ही वॉल स्ट्रीट की भाषा आती है, लिंच के सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकता है। हम इसे एक कहानी के रूप में पेश करेंगे ताकि आप खुद को उसकी जगह रख सकें। सोचिए, क्या आपकी अगली चाय की प्याली, अगली किराने की दुकान पर जाना या ऑफिस के स्नैक काउंटर पर देखी कोई चीज आपके भविष्य की दिशा बदल सकती है? चलिए शुरू करते हैं। राहुल का दिन आम सा दिखता था। सुबह चाय, लोकल ट्रेन, ऑफिस की क्यूबिकल और शाम को कभी कभी मॉल। बट फर्क बस इतना था कि वहां वो शॉपिंग से ज्यादा मार्केटिंग पैटर्न्स देखता था। ये समझने की कोशिश करता था कि कौन सा कैफे क्यों भरा रहता है और कौन सा ब्रांड लोगों को बार बार खींच लाता है। एक दिन उसने देखा कि शहर के उस बिजी कॉर्नर पर एक नया आईवेयर स्टोर खुला है और वह दुकान कंसिस्टेंटली क्राउडेड रहती है। लोग फ्रेम्स ट्राई करके खुश होकर निकल रहे हैं, कुछ बच्चों के पेरेंट्स फ्रेम्स खरीद कर जाते हैं और कई बार वह स्टोर से निकलते हुए लोगों की बातचीत सुनकर जान पाता कि लोगों को ऑनलाइन ट्राई ऑन फीचर और इजी रिटर्न्स ने कॉन्फिडेंस दिया है। ये एक छोटी सी ह्यूमन सीन थी। कोई बड़ी हेडलाइन नहीं, कोई एनालिस्ट रिपोर्ट नहीं, पर राहुल के अंदर क्यूरियोसिटी जाग उठी। और उसी जगह लिंच का पहला और सबसे मजबूत लेसन शुरू होता है। इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, यानी उस चीज में मनी लगाओ जो आप पर्सनली समझते हो और जिसे आप डेली लाइफ में नोटिस कर पाते हो। लेकिन ऑब्जर्वेशन सिर्फ शुरुआत है और यहाँ राहुल का रास्ता अलग भी हो सकता था, क्योंकि लिंच सिखाते हैं कि ऑब्जर्वेशन को हाइपोथेसिस समझो और फिर उसे वैलिडेट करने के लिए साधारण पर प्रभावी स्टेप्स लो। राहुल ने सबसे पहले स्टोर का प्रकार और उसका बैकग्राउंड चेक किया। क्या यह लोकल एंटरप्रेन्योर की सिंगल शॉप है या कोई लार्जर चेन का फ्रेंचाइज? क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है या अभी सिर्फ एक्सपेंशन के लिए कैश बर्न कर रही है? इन बेसिक सवालों के जवाब लेने के लिए उसने ऑनलाइन सर्चेस की, कंपनियों की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रेजेंस देखी और वहाँ की कस्टमर रिव्यूज़ पढ़ी। फिर उसने स्टोर मैनेजर से हल्की फुल्की बात की, कुछ रेगुलर कस्टमर्स से उनकी रीजंस पूछी क्यों वे इस ब्रांड को चुन रहे थे। और इसी ह्यूमन फीडबैक ने रिवील किया कि क्वालिटी, प्राइस और इजी रिटर्न्स का कॉम्बिनेशन लोकल कस्टमर्स के लिए विनिंग फॉर्मूला बन रहा था। इतना कि रिपीट परचेसेस हो रही थी, न केवल ओपनिंग वीक क्यूरियोसिटी। यहाँ लिंच का दूसरा बड़ा पॉइंट आता है, फील्ड ऑब्जर्वेशंस को फंडामेंटल एनालिसिस से जोड़ो। राहुल ने एनुअल रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी, पर उसने बेसिक्स समझे। क्या कंपनी का रेवेन्यू ट्रेंड पॉजिटिव है? क्या मार्जिन स्थिर हैं या सिक्विंग? क्या डेट डेंजरली हाई है? अपने लोकल ऑब्जर्वेशंस के दम पर वह उस सच्चाई तक पहुंचा जहां वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट्स लंबी रिपोर्ट्स पढ़ते पढ़ते भी देर से पहुंचते हैं, क्योंकि उसे कस्टमर बिहेवियर से बिजनेस मॉडल का रियल प्रैक्टिकल पिक्चर सीधे दिख रहा था। राहुल की अगली मूव बेहद साधारण पर क्रिटिकल थी। उसने कॉम्पिटिटर्स को देखा। अगर लेंस कार्ड जैसी कंपनी लोकल मार्केट में ट्रैक्शन ले रही है, तो क्या वहां कोई दूसरे प्लेयर्स हैं जो जल्दी से मार्केट शेयर खा सकते हैं? क्या बड़े नेशनल प्लेयर्स ने इससे पहले ही एक्सपेंशन की प्लानिंग कर रखी है? लिंच कहते हैं कि कंपटीशन एक साइलेंट किलर भी हो सकता है। एक अच्छे प्रोडक्ट की अर्ली सक्सेस
तब तक सस्टेनेबल है जब तक कॉम्पिटिटर्स कमजोर हों या कंपनी की एग्जीक्यूशन बेहतर हो। इसलिए राहुल ने लोकल मार्केट के साथ साथ ऑनलाइन प्रेजेंस वन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी मैप किया। उसने स्टोर काउंट, डिलीवरी टाइम लाइन्स, रिटर्न पॉलिसीज और प्राइसिंग कंपेयर किए और पाया कि यह ब्रांड ओमनी चैनल अनुभव और लोकलाइज्ड प्राइसिंग के कारण एडवांटेज बना रहा था। और यही एडवांटेज अगर स्केल पर रेप्लिकेट किया जा सकता है तो कंपनी 10 फोल्ड ग्रोथ की तरफ जा सकती थी। अब आते हैं वैल्यूएशन के मुद्दे पर। राहुल ने यह नहीं सीखा कि मुझे प्रोडक्ट पसंद आया इसलिए मैं बाय कर दूं, बल्कि उसने एक प्रैक्टिकल लेकिन आवश्यक कदम उठाया। उसने सोचा कि अगर कंपनी की फंडामेंटल्स अच्छी हैं तो करंट मार्केट प्राइस किस रेंज में सेंसिबल होगा। लिंच कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन बाइज आइडियाज, रिसर्च वैलिडेट्स दम और वैल्यूएशन डिसाइड्स द टाइमिंग। इसलिए राहुल ने डिसाइड किया कि वह धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड करेगा। पहले थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लेकर मार्केट और कंपनी की क्वार्टरली अपडेट्स को देखते हुए अपनी पोजीशन बढ़ाएगा, न कि इंपल्सिव तरीके से मैक्सिमम लगाकर। यही डिसिप्लिन अक्सर ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स को बचाती है, क्योंकि हाइप के समय हाई प्राइस पर एंट्री करके लॉसेस होते हैं, पर कंसिस्टेंट रिसर्च्ड एंट्रीज और पेशेंस से आप लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठा सकते हैं। और शायद सबसे अहम ह्यूमन फैक्टर, राहुल का एफओएमओ। जब दोस्तों और कॉलीग्स ने स्टोर के बारे में उत्साहित बातें की, सोशल मीडिया पर फोटोज आईं, तब साइकोलॉजिकल प्रेशर बना कि जल्दी करो, चांस निकल जाएगा। यही वह क्रिटिकल मोमेंट है जहां लिंच की सलाह काम आती है। क्राउड की नॉइज में खुद की रिसर्च और रैशनल न खो। आप जिस प्रोडक्ट को देखते हैं वह सिर्फ पॉपुलर हुआ है, ये जरूरी नहीं कि इन्वेस्टमेंट वाइज भी करेक्ट हो। इसलिए राहुल ने रैशनल हेड और इमोशनल हार्ट दोनों से बैलेंस कायम रखा, रिसर्च समझकर इन्फॉर्म डिसीजन लिया और पेशेंस से अपने इन्वेस्टमेंट्स को नर्चर किया। और यही ह्यूमन, ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल जर्नी ऑब्जर्वेशन से आइडिया तक का असली मतलब थी। जब राहुल जैसा साधारण इंसान एक विचार के साथ कदम बढ़ाने का निर्णय ले लेता है, तब लिनच की किताब उसे स्ट्रक्चर्ड टूल्स देती है ताकि वह चॉस में डायरेक्शन पा सके। सबसे पहले लिनच स्टॉक्स को कैटेगरीज में बांटते हैं: स्लो ग्रोवर्स, स्टॉलवर्ट्स, फास्ट ग्रोवर्स, साइक्लिकल्स, टर्न अराउंड्स, एसेट प्लेज और अननोन्स। और हर कैटेगरी के साथ डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस और एनालिसिस जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए स्लो ग्रोथर्स स्टेबल होते हैं, डिविडेंड्स देते हैं, लेकिन एक्सप्लोसिव अपसाइड कम होता है, ये रिटायरमेंट का बैलेंस दे सकते हैं। पर राहुल जैसे युवा इन्वेस्टर को फास्ट ग्रोवर्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटी कंपनीज का अर्निंग्स बेस लो होता है और सही एग्जीक्यूशन से 10 बैगर बनने की संभावना अधिक होती है, पर इनके साथ रिस्क भी ज्यादा होता है। इसलिए मैनेजमेंट की क्वालिटी, कैपिटल एलोकेशन एबिलिटी और डेट लेवल्स पर यकीन करना जरूरी है। लिंच वैल्यूएशन में सिंप्लिसिटी पसंद करते हैं। पीई को ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस के साथ जोड़कर देखें, यानी अगर कंपनी 20 से 30% अर्निंग्स ग्रोथ कर रही है तो हाई पीई रैशनल हो सकता है, पर अगर ग्रोथ लो है तो हाई पीई एक बबल है। वह डीप वैल्यू या मोमेंटम इन्वेस्टिंग की अंधी नकल नहीं करते। उनका मंत्र है ग्रोथ एट ए रीजनेबल प्राइस। यही मंत्र राहुल को बताता है कि उसे किस प्राइस पर बाय करना चाहिए और कब वेट करना चाहिए। रिसर्च वाइज लिंच बताते हैं कि आपको एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए, मैनेजमेंट इंटरव्यूज ध्यान से सुनने चाहिए, कैश फ्लोज और डेट पोजीशंस चेक करनी चाहिए और कंपेटिटर लैंडस्केप पर गहरी नजर रखनी चाहिए। पर साथ ही वह यह भी कहते हैं कि समटाइम्स सिंपल थिंग्स लाइक स्टोर ट्रैफिक, रिपीट कस्टमर्स और ऑनलाइन रिव्यूज मोर इंडिकेटिव होते हैं ऑफ फ्यूचर सक्सेस देन फैंसी मेट्रिक्स। यही बात राहुल की फील्ड ऑब्जर्वेशंस को फाइनेंशियल से जोड़ती है। अब आता है सेल डिसिप्लिन। लिंच की बोल्ड सलाह है कि सेल ओनली व्हेन द स्टोरी चेंजेस। प्राइस डिप अलोन इज नॉट अ रीजन टू सेल। अगर कंपनी की फंडामेंटल्स अनचेंज्ड रहें, पर अगर ग्रोथ परमानेंटली स्लो हो जाए, मार्जिन्स कंप्रेस हो जाए, डेट बलून करे या मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी रॉन्ग हो जाए, तो उस केस में एग्जिट करना समझदारी है। राहुल को यह समझना था कि मार्केट के शॉर्ट टर्म नॉइज में उलझना उसका दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। प्रोफेशनल्स अक्सर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का एडवांटेज पेशेंस में है। यदि आपका रिसर्च सही है तो होल्ड थ्रू वॉलेटिलिटी और प्रॉफिट्स रियलाइज तब करें जब फंडामेंटल्स बताएं कि अब स्टोरी बदल चुकी है। लिंच रिस्क मैनेजमेंट में पोजीशन साइजिंग और पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन पर भी प्रैक्टिकल गाइडलाइंस देते हैं,
10 से 15 वेल रिसर्च्ड स्टॉक्स रखना अधिकतर इन्वेस्टर्स के लिए बैलेंस्ड अप्रोच है। कन्विक्शन हाई स्टॉक्स में लार्जर स्टेक और स्पेकुलेटिव आइडियाज में नॉमिनल एक्सपोजर रखना चाहिए। यहाँ राहुल को अपनी फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन के अनुसार एलोकेशन करना सीखना था। और साइकोलॉजी, पीटर लिंच बताते हैं कि इन्वेस्टिंग बोरिंग होना चाहिए, एक्साइटमेंट इंडिकेटर है कि आप क्राउड बन चुके हैं। इमोशंस को टेम करिए, प्लान फॉलो करिए और लर्निंग माइंडसेट रखिए। गलतियों से सीखिए पर इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिए। राहुल की कहानी में यही सब प्रैक्टिसेस उसे इम्पल्सिव बायर से डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर में बदल सकती थीं। उसके पास वो ह्यूमन ऑब्जर्वेशनल एज था, पर उसे स्ट्रक्चर, वैल्यूएशन डिसिप्लिन और साइकोलॉजिकल कंट्रोल की ज़रूरत थी ताकि वह ऑब्जर्वेशन को वेल्थ में बदल दे सके। लिंच ने अपनी किताब में बहुत ईमानदारी से यह स्वीकार किया है कि उनसे भी गलतियां हुई हैं। उन्होंने कई बार सही कंपनियों को देर से खरीदा, कुछ कंपनियों को ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा मान लिया और कुछ शानदार मौके उनकी आंखों के सामने से निकल गए। यही स्वीकारोक्ति उनकी बातों को भरोसेमंद बनाती है, क्योंकि जब कोई इतना बड़ा इन्वेस्टर अपनी गलतियों को खुलकर मानता है तो उसकी सीख सिर्फ थियोरी नहीं लगती, बल्कि जिंदगी से निकली हुई लगती है। लिंच साफ कहते हैं कि निवेश में गलतियां होना बिल्कुल नॉर्मल है। कोई भी इन्वेस्टर परफेक्ट नहीं होता। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन गलतियों से सीखते हैं या नहीं, और क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को समय के साथ बेहतर बनाते हैं या नहीं। अब सवाल आता है कि सबसे आम और सबसे खतरनाक गलतियां कौन सी हैं और उनसे कैसे बचा जाए। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती है FOMO, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये वो डर है जो तब पैदा होता है जब कोई शेयर हर जगह चर्चा में होता है, दोस्त उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर हर दूसरा पोस्ट उसी के बारे में होता है, और आपके मन में ये ख्याल आने लगता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो शायद जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। इसी डर में आकर लोग बिना ठीक से समझे, बिना बिजनेस को जाने ऊंची कीमत पर शेयर खरीद लेते हैं। नतीजा ये होता है कि जैसे ही हाइप खत्म होती है, शेयर की कीमत गिरने लगती है और इन्वेस्टर फंस जाता है। इससे बचने का तरीका लिंच बहुत सिंपल बताते हैं। वो कहते हैं कि हर इन्वेस्टर को अपने लिए एक 24 घंटे का नियम बनाना चाहिए, यानी जैसे ही कोई टिप, न्यूज़ या एक्साइटमेंट महसूस हो, तुरंत खरीदारी मत कीजिए। खुद को कम से कम 24 घंटे का टाइम दीजिए और इस दौरान उस कंपनी के बारे में बेसिक रिसर्च कीजिए। खुद से यह सवाल पूछिए कि क्या आप इस बिजनेस को सच में समझते हैं, और अगर यह शेयर चर्चा में नहीं होता तो क्या आप फिर भी इसमें इंटरेस्ट लेते। अगर जवाब हाँ है, तभी आगे बढ़िए। दूसरी बड़ी गलती है कर्ज में डूबी हुई कंपनियों में निवेश करना। कई बार कोई कंपनी बाहर से बहुत अट्रैक्टिव दिखती है, उसका प्रोडक्ट शानदार होता है, उसका ब्रांड स्ट्रांग लगता है, लेकिन अंदर से वो भारी डेट के नीचे दब चुकी होती है। इन्वेस्टर अक्सर प्रोडक्ट से प्रभावित होकर पैसा लगा देता है और यह भूल जाता है कि जब मार्केट खराब होती है या रिसेशन आता है तो कमाई घट सकती है, लेकिन कर्ज की EMI नहीं रुकती। ऐसे में कंपनी पर प्रेशर बढ़ता है और उसके शेयर बुरी तरह गिर सकते हैं। इस गलती से बचने के लिए लिंच एक सिंपल चेकलिस्ट की बात करते हैं। निवेश से पहले बस इतना चेक कर लीजिए कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। आमतौर पर 1.0 से कम का रेशियो सेफ माना जाता है। आज के समय 1.0 से कम का रेशियो सेफ माना जाता है। आज के समय में यह जानना बहुत आसान है। आप सिर्फ गूगल पर कंपनी नाम प्लस कर्ज से इक्विटी अनुपात लिखकर बेसिक आइडिया ले सकते हैं। आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझना काफी है कि कंपनी कर्ज के बोझ तले तो नहीं दब रही। तीसरी बड़ी गलती है हेडलाइंस देखकर मार्केट का समय निकालने की कोशिश करना, यानी अखबार में पढ़ लिया कि मार्केट क्रैश आने वाला है और डर के मारे सारे शेयर बेच दिए, या किसी एक्सपर्ट ने कहा कि अगले महीने जबरदस्त तेजी आएगी और आपने जल्दबाजी में खरीदारी कर ली। लिंच साफ कहते हैं कि मार्केट टाइमिंग करना लगभग असंभव है। जो लोग बार बार अंदर बाहर करते हैं वो अक्सर मार्केट के सबसे अच्छे दिनों को मिस कर देते हैं और लॉन्ग टर्म में उनका रिटर्न कम रह जाता है। इससे बचने के लिए लिंच का गोल्डन रूल याद रखना जरूरी है। टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। इसका मतलब यह है कि मार्केट में लंबे समय तक बने रहना बार बार बाय सेल करने से कहीं बेहतर है। एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट हैबिट बनाइए, SIP जैसे तरीके अपनाइए और शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करना सीखिए। चौथी गलती है निवेश को या तो बहुत ज्यादा फैलाना या बहुत ज्यादा सीमित कर देना। कुछ लोग 50 से 100 अलग अलग शेयर खरीद लेते हैं,
सोचते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होगा, लेकिन असल में उनका ध्यान और समझ इतनी फैल जाती है कि बेस्ट कंपनीज से मिलने वाला पूरा फायदा नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ एक या दो शेयरों में सारा पैसा लगा देते हैं, और अगर वो डिसीजन गलत निकल गया तो पूरी सेविंग को बड़ा झटका लग सकता है। लिंच यहाँ गोल्डीलॉक्स जोन की बात करते हैं, यानी न बहुत ज्यादा न बहुत कम। आम इन्वेस्टर के लिए 5 से 7 अलग अलग इंडस्ट्रीज में 10 से 15 अच्छी तरह समझी हुई कंपनियों में निवेश करना एक अच्छा बैलेंस हो सकता है। इससे रिस्क भी कंट्रोल में रहता है और ग्रोथ का मौका भी मिलता है। पांचवी और बहुत सटल गलती है कंपनी के कैरेक्टर को नज़रअंदाज करना। कई इन्वेस्टर सिर्फ नंबर्स देखते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ग्रोथ, बट मैनेजमेंट की ऑनेस्टी, कंपनी कल्चर और कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप जैसी क्वालिटेटिव चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। शॉर्ट टर्म में नंबर्स अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन अगर मैनेजमेंट करप्ट है या एम्प्लॉयज अनहैप्पी हैं तो लॉन्ग टर्म में कंपनी टिक नहीं पाती। इससे बचने के लिए लिंच सिंपल चेक्स सुझाते हैं। कंपनी के फाउंडर या सीईओ के इंटरव्यूज पढ़िए या देखिए, क्या वो क्लियर और ऑनेस्ट लगते हैं। गूगल या ग्लास डोर पर एम्प्लॉय रिव्यूज देखिए, क्या लोग वहाँ काम करके खुश हैं। कस्टमर्स क्या कह रहे हैं, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। अब राहुल से इंस्पायर्ड एक सिंपल एक्शन प्लान समझते हैं जो किसी भी आम इन्वेस्टर के लिए प्रैक्टिकल है। सबसे पहला स्टेप है आइडिया कलेक्शन। इसके लिए एक नोटबुक या डिजिटल नोट्स शुरू कीजिए और इसे अपनी इन्वेस्टमेंट डायरी बना लीजिए। रोज सिर्फ 5 मिनट निकालिए और उन प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या ब्रांड्स के नाम लिखिए जो आपने इस्तेमाल किए या देखे और जो आपको जेन्युइनली अच्छे लगे। जैसे आज एक नया फूड डिलीवरी ऐप इस्तेमाल किया, सर्विस बहुत फास्ट थी, या इस नए कॉफ़ी शॉप की हर कोई बात कर रहा है। दूसरा स्टेप है इनिशियल चेक। अपनी डायरी से एक आइडिया चुनिए और कुछ सिंपल सवालों के जवाब ढूंढिए। ये कंपनी किसकी है, क्या यह प्रॉफिट कमा रही है और लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। प्ले स्टोर, ऐप स्टोर या सोशल मीडिया पर रियल कस्टमर रिव्यूज़ पढ़ना बहुत मदद करता है। तीसरा स्टेप है डीपर अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए कि इसके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, इस कंपनी की खास बात क्या है जो इसे अलग बनाती है, और क्या ये कर्ज के बोझ तले तो नहीं है। ये सारी जानकारी आज के समय में बेसिक गूगल सर्च से मिल जाती है। चौथा स्टेप है बाइंग प्लान, ताकि एफओएमओ से बचा जा सके। अगर कंपनी अब तक सभी चेक्स में पास हो जाती है तो वैल्यूएशन पर नजर डालिए। क्या शेयर की कीमत पिछले 1 साल में बहुत तेजी से बढ़ चुकी है? अगर हाँ तो थोड़ा रुक जाना बेहतर हो सकता है, और जब खरीदें तो एक साथ सारा पैसा न लगाएं। शुरुआत कुल रकम के 25% से कीजिए और बाकी धीरे धीरे। पांचवा और आखिरी स्टेप है लॉन्ग टर्म जर्नी। महीने में एक बार कंपनी के अपडेट्स देखिए, इमोशंस को डिसीजन से दूर रखिए, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट गलत साबित हो जाए तो निराश मत होइए। अपनी डायरी में लिखिए कि क्या गलत हुआ, क्योंकि वही सीख आपको अगली बार बेहतर इन्वेस्टर बनाएगी। याद रखिए, ये कोई ओवरनाइट रिच बनने की स्कीम नहीं है। ये एक डिसिप्लिन्ड, थॉटफुल और इमोशनली स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बनने की यात्रा है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही असली ताकत है। अब आइए इन लेसन्स को एक्शनेबल स्टेप्स में बदलते हैं। नीचे दिया गया प्रैक्टिकल एक्शन प्लान राहुल की कहानी से इंस्पायर्ड, डिटेल्ड और स्टेप बाय स्टेप है, ताकि आप इसे अपने रूटीन में लागू कर सकें और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को अधिक स्ट्रक्चर्ड और कम इमोशनल बना सकें। 1. ऑब्जर्वेशन हैबिट बनाइए। डेली लाइफ से आइडियाज निकालिए। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को थोड़ा ध्यान से देखना शुरू कीजिए। सिर्फ जीना नहीं, ऑब्जर्व करना सीखिए। जब आप किसी कफे के बाहर हमेशा लंबी लाइन देखते हैं, जब कोई स्नैक हर घर की पैंट्री में बार बार खत्म हो जाता है, जब किसी ऐप का यूसेज अचानक आपके फ्रेंड्स या कॉलीग्स में तेजी से बढ़ने लगता है, या जब कोई नया फैशन, गैजेट या सर्विस बहुत जल्दी अडॉप्ट हो रही हो, तो इन सब को रैंडम मत मानिए। ये कंज्यूमर बिहेवियर के लाइफ सिग्नल्स होते हैं। एक सिंपल नोटबुक या गूगल कीप में अपने डेली ऑब्जर्वेशंस लिखना शुरू कीजिए। पीटर लिंच मानते हैं कि यही हैबिट आपको वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट्स से आगे रखती है, क्योंकि वो स्प्रेडशीट्स देखते हैं और आप रियल कस्टमर्स को रियल पैसे खर्च करते हुए देखते हैं। कई बार यही छोटे छोटे सिग्नल्स आगे चलकर बड़े इन्वेस्टमेंट आइडियाज बन जाते हैं। 2. हाइपोथेसिस बनाइए और उसे वैलिडेट करिए। जब कोई ऑब्जर्वेशन एक बार नहीं बल्कि बार बार दिखने लगे, यानी वो एक पैटर्न बन जाए, तब उसे एक हाइपोथेसिस में बदलिए। उदाहरण के लिए, यह प्रोडक्ट या ब्रांड लोकल मार्केट में स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन ले रहा है और फ्यूचर में स्केलेबल हो सकता है।
इसके बाद तुरंत पैसा लगाने के बजाय वैलिडेशन कीजिए। वैलिडेशन के लिए 3 सिंपल स्टेप्स काफ़ी होते हैं। पहला, कस्टमर से बात करिए और समझिए कि उन्हें इस प्रोडक्ट में क्या पसंद आ रहा है। दूसरा, ऑनलाइन रिव्यूज़ और सोशल मीडिया सेंटिमेंट चेक करिए ताकि पता चले कि बज़ जेन्युइनली ऑर्गेनिक है या सिर्फ पेड हाइप। तीसरा, कंपटीशन मैपिंग करिए। क्या कोई बड़ा प्लेयर इस स्पेस में जल्दी एंट्री ले सकता है? ये हल्का फुल्का रिसर्च आपको या तो आइडिया को मजबूत बनाएगा या उसे रिजेक्ट करने में मदद करेगा, और दोनों ही सिचुएशंस वैल्यूएबल हैं क्योंकि वीक आइडिया पर पैसा लगाने से आप खुद को बचा लेते हैं। 3, बेसिक फाइनेंशियल चेकलिस्ट अपनाइए। अगर हाइपोथेसिस पॉजिटिव लगती है तब अगला कदम है कंपनी के बेसिक फाइनेंशियल देखना। आपको सीए या फाइनेंस एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ नंबर्स समझना जरूरी है। देखिए कि रेवेन्यू ट्रेंड कैसा है, क्या सेल्स सस्टेनेबल तरीके से बढ़ रही हैं या सिर्फ एक टाइम स्पाइक है। मार्जिन्स चेक करिए, क्या ग्रोस और ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल हैं। कैश फ्लो देखिए, क्या ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है। डेट लेवल पर नजर डालिए, कंपनी ओवर लेवरेज तो नहीं है। आरओई या आरओएसी जैसे रिटर्न मेट्रिक्स ये बताते हैं कि मैनेजमेंट कैपिटल को कितनी समझदारी से यूज कर रहा है। साथ ही मैनेजमेंट के बारे में पढ़िए, सीईओ का बैकग्राउंड, कैपिटल एलोकेशन हिस्ट्री, इनसाइडर्स बाय कर रहे हैं या सेलिंग, और कॉरपोरेट गवर्नेंस के बेसिक सिग्नल। ये सब मिलकर आपको क्लियर पिक्चर देंगे कि कंज्यूमर एक्साइटमेंट रियल बिजनेस ग्रोथ में बदल रही है या सिर्फ सरफेस लेवल नॉइज है। 4, वैल्यूएशन डिसाइड करिए। प्राइस भी कहानी का हिस्सा है। नंबर सही दिखें तो अगला सवाल आता है वैल्यूएशन का। क्या करंट मार्केट प्राइस आपकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को जस्टिफाई करता है? पीटर लिंच साफ कहते हैं कि पीई रेशियो को कभी भी अकेले मत देखिए, उसे ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में समझिए। रैपिड ग्रोथ वाली कंपनी के लिए हाई मल्टीपल कभी कभी जस्टिफाइड हो सकता है, लेकिन अक्सर स्मॉल कंपनियों में शुरुआती एक्साइटमेंट के कारण प्राइस बहुत ज़्यादा भाग जाता है। ऐसे समय पर डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर इंतजार करता है या स्टैगर्ड बाइंग यानी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग अपनाता है ताकि इमोशनल एंट्री से बचे और एवरेज कॉस्ट कंट्रोल में रहे। 5, पोजीशन साइजिंग और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन समझदारी से करिए। हर अच्छा आइडिया पूरे पोर्टफोलियो का राजा नहीं बनना चाहिए। लिंच सामान्य इन्वेस्टर्स को सलाह देते हैं कि लगभग 10 से 15 वेल रिसर्च्ड होल्डिंग्स काफ़ी होती हैं, जिससे डाइवर्सिफिकेशन भी रहे और कन्विक्शन भी बने। जिन आइडियाज़ पर कन्विक्शन ज़्यादा हो उनमें एलोकेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी पोर्टफोलियो का डिस्प्रोपोर्शनेट हिस्सा किसी एक स्टॉक में मत डालिए। स्पेकुलेटिव आइडियाज़ में हमेशा स्मॉल एक्सपोजर रखें। पोजीशन साइजिंग आपकी रिस्क टॉलरेंस, टाइम हॉरिजन और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से होनी चाहिए। सबसे पहले रिटायरमेंट फंड, इमरजेंसी कॉर्पस और जरूरी लिबिलिटीज सिक्योर करिए, उसके बाद ही सरप्लस कैपिटल इन्वेस्ट करिए। 6, सेल रूल्स पहले डिफाइन करिए, बाद में नहीं। इन्वेस्टिंग में लोग बाय पर बहुत सोचते हैं लेकिन सेल पर नहीं, और यही सबसे बड़ी गलती है। हर इन्वेस्टमेंट के साथ क्लियर सेल रूल्स लिखिए। लिंच की सबसे पावरफुल गाइडलाइन है सेल व्हेन द स्टोरी चेंजेस। सिर्फ प्राइस गिरना बेचने का कारण नहीं होता। स्टोरी चेंज का मतलब है कि कंपनी की ग्रोथ ड्राइवर कमजोर हो गए हैं, मार्जिन लगातार कम हो रहे हैं, कंपटीशन मार्केट शेयर ले रहा है या मैनेजमेंट कैपिटल डिस्ट्रॉय करने वाले फैसले ले रही है। इन ऑब्जेक्टिव ट्रिगर्स को पहले से लिख लेने से आप मार्केट पैनिक में ब्लाइंड सेलिंग से बच जाते हैं और आपका कैपिटल सेफ रहता है। 7, साइकोलॉजी पर काम करिए क्योंकि असली लड़ाई वहीं है। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा नुकसान मार्केट नहीं, आपकी अपनी इमोशंस करती हैं। फोमो, लॉस अवर्जन, कॉन्फर्मेशन बायस, ये सब साइलेंटली डिसीजंस को खराब करते हैं। अपने इमोशनल ट्रिगर्स पहचानिए और सिंपल रूल्स बनाइए, जैसे डेली प्राइस मूवमेंट्स पर रिएक्ट नहीं करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ पर इंपल्सिव ट्रेड्स नहीं करेंगे और क्वार्टरली फंडामेंटल्स के आधार पर ही रीअसेसमेंट करेंगे। बोर्डम को एनिमी नहीं, एलाई बनाइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अक्सर बोरिंग ही होती है। जब इन्वेस्टिंग बहुत एक्साइटिंग लगने लगे तब समझ लीजिए कि आप क्राउड के साथ बह रहे हैं। 8, लर्निंग लूप और मिस्टेक लॉग बनाए रखिए। हर इन्वेस्टमेंट के साथ एक छोटा सा जर्नल रखिए। उसमें लिखिए कि आपने बाय क्यों किया, आपकी थीसिस क्या थी, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, और अगली बार आप क्या अलग करेंगे। पीटर लिंच खुद मानते हैं कि उन्होंने भी मिस्टेक्स की हैं, लेकिन उन्होंने उनसे सीखा।
यही कंटिन्यूअस लर्निंग लूप आपको बार बार वही गलती दोहराने से बचाएगा और समय के साथ आपको बेहतर इन्वेस्टर बनाएगा। 9. टैक्स, एसआईपी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को इग्नोर मत करिए। लिंच लॉन्ग टर्म होल्डिंग पर जोर देते हैं क्योंकि इससे टैक्स एफिशिएंसी और कंपाउंडिंग दोनों का फायदा मिलता है। एसआईपी और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग छोटे इन्वेस्टर्स के लिए पावरफुल टूल्स हैं क्योंकि ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के साथ साथ इमोशनल डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। पहले रिटायरमेंट गोल्स और इमरजेंसी फंड सिक्योर करिए, फिर बाकी सरप्लस को वेल रिसर्च्ड इक्विटीज में एलोकेट करिए। वेल्थ जल्दी नहीं, सही तरीके से बनती है। 10. स्मॉल एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करिए और धीरे धीरे स्केल करिए। शुरुआत में बड़े बेट्स लेने की जरूरत नहीं है। स्मॉल पोजीशंस लेकर अपनी थीसिस टेस्ट करिए। जब फंडामेंटल्स और परफॉर्मेंस दोनों वैलिडेट होने लगें, तब धीरे धीरे स्केल करिए। इससे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कम रहता है और प्रैक्टिकल लर्निंग तेज होती है। इन्वेस्टिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अंतिम एम्पावरिंग मैसेज और कॉल टू एक्शन। पीटर लिंच का फाइनल मैसेज बहुत सिंपल और लिबरेटिंग है। आपकी सराउंडिंग्स आइडियाज से भरी हुई हैं और वॉल स्ट्रीट का इंटिमिडेटिंग ऑरा ज्यादातर आपकी परसेप्शन का हिस्सा है। अपनी एवरीडे ऑब्जर्वेशंस को सीरियसली लेना सीखिए, उन्हें होमवर्क में बदलिए, वैल्यूएशन डिसिप्लिन अपनाइए और पेशेंस रखिए। अक्सर वही ऑर्डिनरी सिग्नल्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स दे देते हैं। यही वजह है कि राहुल जैसे ऑर्डिनरी इंसान भी वॉल स्ट्रीट के प्रोस से आगे निकल सकते हैं अगर वो डिसिप्लिन्ड रास्ता चुनें और खुद पर भरोसा रखें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल बुकस्मेल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ऐसे और इंसाइटफुल समरीज और स्टोरी बेस्ड लेसन्स आप तक आते रहें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपकी डेली लाइफ में कौन सा प्रोडक्ट या ट्रेंड आपने नोटिस किया है जो इन्वेस्टिंग आइडिया बन सकता है, और मैं अगले एपिसोड में उसी से जुड़े प्रैक्टिकल स्टेप्स और केस स्टडी लेकर आऊँगा। बुकस्मेल को सपोर्ट करके आप सिर्फ चैनल नहीं बढ़ाते, बल्कि अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को भी एक स्ट्रक्चर्ड और इंस्पायरिंग कम्युनिटी से जोड़ते हैं। धन्यवाद, और अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक अपनी आंखें खोल कर रखिए, अपने नोटबुक्स पास में रखिए और क्यूरियोसिटी को इन्वेस्टिंग में बदलिए।